एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 7 चैप्टर दैट इज एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसमें हम लोग बहुत ही इजी वे में इस पूरे ही चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दैट डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। एंड इस चैप्टर के वन शॉट वीडियो के साथ साथ अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स के भी ऐसे ही वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ विदाउट फर्दर डिले हम लोग चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 14 से लेकर 16 सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के दौरान हमारे साउथ इंडिया के रीजन में एक एम्पायर एग्जिस्ट किया करता था एंड उसी एम्पायर का नाम है विजयनगर एम्पायर। इस चैप्टर में हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने राजा कृष्णदेव राय एंड उनके जो एडवाइजर थे जिनका नाम था तेलानी रामा, इन दोनों के स्टोरीज के बारे में जरूर सुना होगा। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के ही रूलर हुआ करते थे। इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं के एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अब हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में ही बता रखा है। 1336 से लेकर 1565 के टाइम पीरियड के बीच में ही साउथ इंडिया के रीजन में विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था। ये जो टर्म है विजयनगर, इसका लिटरल मीनिंग होता है द सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल सिटी था, कैपिटल सिटी का भी नाम विजयनगर ही था एंड विजयनगर सिटी को हम्पी सिटी भी कहा जाता था। ये जो नाम है हम्पी, ये डिराइव किया गया है फ्रॉम पंपा देवी। पंपा देवी विजयनगर सिटी में एक लोकल मदर गॉडेसेस हुआ करती थी। उन्हीं के नाम से हम्पी टर्म को डिराइव किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग विजयनगर एम्पायर के बाउंड्रीज की बात करें, नॉर्थन डायरेक्शन में विजयनगर एम्पायर रिवर कृष्णा तक एग्जिस्ट करता था एंड सदर्न डायरेक्शन में विजयनगर एम्पायर एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला यानी कि साउथ पेनिनसुला तक एग्जिस्ट करता था। विजयनगर एम्पायर को दो ब्रदर्स के द्वारा फाउंड किया गया था दैट वेर हरिहरा एंड बुक्का इन 1336। नेक्स्ट अगर हम लोग विजयनगर एम्पायर के कुछ कॉन्टेम्पोररी रूलर्स की बात करें जो कि उसी टाइम पीरियड के दौरान एग्जिस्ट करते थे, पहला है डेक्कन सुल्तान जिनको अश्वपति भी कहा जाता था जिसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। दूसरा है द रूलर्स ऑफ उड़ीसा जिनको गजपति कहा जाता था जिसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। इसके अलावा तमिलनाडु में चोला रूलर एग्जिस्ट करते थे एंड कर्नाटका के रीजन में उसी टाइम पीरियड के दौरान होयसाला रूलर्स या फिर किंग्स भी एग्जिस्ट करते थे। 1565 में विजयनगर सिटी में एक बैटल होता है जिस बैटल का नाम है द बैटल ऑफ तालिकोटा। इसी बैटल के बाद से विजयनगर सिटी को बहुत ही बुरी तरीके से प्लंडर किया गया, बहुत ही बुरी तरीके से विजयनगर सिटी को लूटा गया एंड धीरे धीरे विजयनगर सिटी डेजर्टेड हो गया यानी कि उस एरिया में जो भी लोग रहा करते थे वे लोग उस सिटी को छोड़ के चले जाने लगे एंड धीरे धीरे फिर विजयनगर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ये था विजयनगर एम्पायर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चैप्टर में हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में और भी डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा विजयनगर सिटी में जो कुछ भी डिस्कवर किया गया है उन सारे डिस्कवरीज के द्वारा हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है मॉन्यूमेंट्स यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी मॉन्यूमेंट्स जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उन सारे स्ट्रक्चर से भी हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑरल ट्रेडिशन यानी कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड हमें जितने भी स्टोरीज जानने को मिलता है उन सारी स्टोरीज से भी हमें उस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है तमिल लिटरेचर। विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर्स जितने भी टेक्स्ट को लिखे गए हैं तमिल लैंग्वेज में उन सारे लिटरेचर्स के थ्रू भी हमें उस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। उस टाइम पीरियड के दौरान कई सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो कि विजयनगर एम्पायर में विजिट किए थे, विजयनगर सिटी में विजिट किए थे। उनके द्वारा जो भी अकाउंट्स जो भी रिपोर्ट्स को रेडी किया गया था उन सारे अकाउंट्स से भी हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शन जिसका मतलब होता है अभिलेख। इन सारे सोर्सेज से हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट हमें विजयनगर या फिर हम्पी के डिस्कवरी के बारे में बता रखा है। हम्पी को कर्नल कॉलन मैकेंजी के द्वारा डिस्कवर किया गया था इन 1800 सेंचुरी। कॉलन मैकेंजी उस टाइम पीरियड के दौरान एक इंजीनियर थे, एक सर्वायर थे, साथ ही साथ एक कार्टोग्राफर भी थे, साथ ही साथ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय भी थे। कॉलन मैकेंजी इंडिया के पहले सर्वेयर जनरल थे
एंड कॉलिन मैकेंजी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हम्पी के पहले सर्वे मैप को प्रिपेयर किया था। साथ ही साथ कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया था फ्रॉम द प्रिस्ट ऑफ विरूपक्ष टेम्पल एंड पंपा देवी श्राइन। सो विजयनगर सिटी में जो विरूपक्षा टेम्पल है एंड जो पंपा देवी का श्राइन है, सो इन दोनों ही टेम्पल्स में जो प्रिस्ट रहा करते थे, सो उन सारे प्रिस्ट से कॉलिन मैकेंजी ने बातचीत की एंड उन सारे प्रिस्ट से विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। सो इस तरीके से हम्पी या फिर विजयनगर सिटी का डिस्कवरी होता है ना। नेक्स्ट हमें विजयनगर के ट्रेड के बारे में बता रखा है। सो विजयनगर एम्पायर में हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था फ्रॉम अरेबिया एंड जो हॉर्स ट्रेडर्स होते थे उनको कुदिराई चेतीस कहा जाता था। साथ ही साथ विजयनगर एम्पायर का पोर्तुगीज के साथ भी ट्रेड होता था, पोर्तुगीज के साथ भी उन्होंने अपने ट्रेड को डेवलप किया था। सो विजयनगर एम्पायर बहुत ही ज़्यादा फेमस था फॉर द मार्केट ऑफ स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रेशियस स्टोन ना। नेक्स्ट हमें विजयनगर एम्पायर के इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में बता रखा है। सो 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ने विजयनगर एम्पायर के ऊपर रूल किया था। सो जो पहला डायनेस्टी है वो है संगमा डायनेस्टी, जो कि एग्जिस्ट करता था बिटवीन 1336 टू 1485। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है सलवा डायनेस्टी, जो कि एग्जिस्ट करता था बिटवीन 1485 टू 1505। थर्ड जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है तेलुवा डायनेस्टी, जो एग्जिस्ट करता था बिटवीन 1505 टू 1570। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है अरिविदु डायनेस्टी, जो एग्जिस्ट करता था फ्रॉम 1570 टू 1646 ना। नेक्स्ट हम लोग कृष्णदेव राय के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे। उन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर बहुत ही ज़्यादा डेवलप करता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करता है। सो कृष्णदेव राय का रूलिंग टाइम पीरियड था फ्रॉम 1509 टू 1530। सो कृष्णदेव राय तेलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो कि विजयनगर एम्पायर का तीसरा ग्रेट डायनेस्टी हुआ करता था। सो कृष्णदेव राय को स्टेबलाइजर ऑफ यवना किंगडम कहा जाता था। इस टाइटल को उन्होंने रिसीव किया था। सो कृष्णदेव राय ही वो राजा थे जिन्होंने पूरी एम्पायर को एक्सपेंड किया था, बहुत हद तक फैलाया था, साथ ही साथ पूरी एम्पायर को कॉन्सोलिडेट भी किया था, यानी कि पूरी एम्पायर को बहुत ज़्यादा मजबूत भी बनाया था। सो राजा कृष्णदेव राय ने 1512 में तुंगभद्रा रिवर एंड कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया ऑफ लैंड था, जिसको रायचूर द्वीप कहा जाता है, सो उस लैंड को उन्होंने कैप्चर किया था। 1514 में उन्होंने उड़ीसा के जो रूलर्स थे उनको डिफीट किया था। 1520 में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को डिफीट किया था। सो इस तरीके से कृष्णदेव राय ने अपने एम्पायर को बहुत हद तक एक्सपेंड किया था। साथ ही साथ राजा कृष्णदेव राय के द्वारा विजयनगर सिटी में हजारा रामास्वामी टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल को बिल्ड करवाया गया था, कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। राजा कृष्णदेव राय ने एक टाउन को भी फाउंड किया था, जिस टाउन का नाम है नगलापुरम, आफ्टर हिज मदर नगला देवी। सो अपनी मदर, अपनी माँ नगला देवी के नाम के ऊपर ही उन्होंने इस टाउन का नाम नगलापुरम रखा था। राजा कृष्णदेव राय के द्वारा काफी सारे मैसिव गोपुरम्स को भी बिल्ड करवाया गया था। सो गोपुरम्स का मतलब होता है एंट्रेंस टावर। साथ ही साथ राजा कृष्णदेव राय ने आर्ट एंड लिटरेचर को भी पैट्रोनेज प्रोवाइड किया था। सो ये हमने डिस्कस किया अबाउट राजा कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर एम्पायर के एक ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे ना। नेक्स्ट हमें बैटल ऑफ रक्षसी तंगादी, जिसको बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहा जाता है, सो उसके बारे में बता रखा है। सो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था 1565 में। सो 1565 में विजयनगर एम्पायर के जो चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम था रामा राया, सो रामा राया डिफीट हो जाते हैं बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ विजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। सो बैटल ऑफ तालीकोटा के डिफीट की वजह से जो कैपिटल सिटी था विजयनगर, उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, बुरी तरीके से प्लेंडर किया गया, यानी कि लूटा गया। एंड धीरे धीरे जो विजयनगर एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया। सो विजयनगर एम्पायर का जो लास्ट डायनेस्टी था, दैट इज द अरिविदु डायनेस्टी। सो अरिविदु डायनेस्टी ने अपने एम्पायर के कैपिटल को चेंज किया फ्रॉम द सिटी ऑफ विजयनगर टू द सिटी ऑफ पनुकोंडा। एंड उसके बाद अगेन उन्होंने पनुकोंडा से भी अपने कैपिटल को चेंज करके चंद्रगिरी में कर दिया। एंड 1600 सेंचुरी होते होते पूरा ही जो विजयनगर एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था ना। नेक्स्ट हमें रायास एंड अमारा नायकास के बारे में बता रखा है। सो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स होते थे वही लोग अपने आप को राय या फिर रायास कहा करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजा कृष्णदेव राय, सो वो लोग अपने नाम के आगे या फिर पीछे राय को लगाया करते थे। सो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स होते थे वो लोग अपने आप को राय या फिर रायास डिस्क्राइब करते थे ना। नेक्स्ट हमें अमारा नायका सिस्टम के बारे में बता रखा है। सो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के दौरान एक सिस्टम हुआ करता था जिसको एकता सिस्टम कहा जाता है। सो एकता सिस्टम से ही अमारा नायका सिस्टम को डेवलप किया गया है। सो आखिर नायकास किन सारे लोगों को कहा जाता है? सो विजयनगर एम्पायर में जो मिलिट्री चीफ होते थे, सो उन्हीं सारे मिलिट्री चीफ को नायकास कहा जाता है। एंड अमारा का मतलब क्या होता है? सो इन सारे नायकास यानी कि इन सारे मिलिट्री चीफ के द्वारा जो भी टेरिटरी के ऊपर रूल किया जाता था, सो उसी टेरिटरी को अमारा कहा जाता है। सो अमारा नायकास को रायास के द्वारा ही टेरिटरी दिया जाता था। विजयनगर एम्पायर के जो रूलर होते थे वही लोग नायकास को टेरिटरी प्रोवाइड किया करते थे।
सो अमारा नायकास उन सारे टेरिटरीज के ऊपर रूल किया करते थे। उन सारे टेरिटरीज में जो भी लोग रहते थे उन सारे लोगों से टैक्स को भी कलेक्ट करते थे। एंड इसके बदले में अमारा नायकास विजयनगर एम्पायर के किंग्स को, रूलर्स को अपना जो फाइटिंग फोर्स है, अपना जो आर्मी है वो प्रोवाइड किया करते थे। बट जैसे ही पूरी एम्पायर का कोलैप्स हो गया, जैसे ही विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया, सो कई सारे ऐसे अमारा नायकास थे जिन्होंने अपना अपना इंडिपेंडेंट किंगडम्स को स्टेबलाइज किया उन्हीं सारे एरियाज में। सो विद दिस हम लोगों ने रायाज एंड अमारा नायकास के बारे में डिस्कस किया। ना नेक्स्ट हमें विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल सिटी था, दैट इज द सिटी ऑफ विजयनगर, सो उसके बारे में अब हमें बता रखा है। सो जो कैपिटल सिटी था विजयनगर, इसका जो फिजिकल लेआउट एंड जो बिल्डिंग स्टाइल था वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव था। यानी कि विजयनगर सिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग के साथ बनाया गया था। एंड इवन विजयनगर सिटी का जो फिजिकल लेआउट था वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। एंड इसी वजह से विजयनगर सिटी को विजयनगर एम्पायर का कैपिटल सिटी बनाया गया। सो विजयनगर सिटी में हमें 3 इंपॉर्टेंट सेंटर देखने को मिलते हैं। सो पहला है सैक्रेड सेंटर, जहाँ पे हमें कई सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। दूसरा है अर्बन सेंटर, जहाँ पे कॉमन पीपल रहा करते थे। एंड तीसरा है रॉयल सेंटर, जहाँ पे विजयनगर के जो रूलर हुआ करते थे वो लोग रहा करते थे, उनका जो रॉयल फैमिली हुआ करता था। सो वे सारे ही फैमिली मेंबर्स रॉयल सेंटर में ही रहा करते थे। सो विजयनगर सिटी में हमें ग्रैंड पैलेसेस देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, हाउसेस, गार्डन्स एंड लेक्स देखने को मिलते हैं। ना नेक्स्ट हमें कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में बता रखा है। सो जैसे कि हम लोगों ने सोर्सेस में डिस्कस किया कि उस टाइम पीरियड के दौरान कई सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो कि विजयनगर सिटी में विजिट किए थे, विजयनगर एम्पायर में विजिट किए थे। सो उनके द्वारा उनके अकाउंट्स में विजयनगर सिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है उनके अकाउंट्स में। सो नेक्स्ट हमें उन्हीं सारे फॉरेन ट्रैवलर्स एंड उन्होंने जिस तरीके से अपने अकाउंट में विजयनगर सिटी को डिस्क्राइब किया है, सो उसके बारे में बता रखा है। सो पहला जो इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है निकोलो दे कोंटी। सो वो एक इटालियन ट्रैवलर हुआ करते थे। सो उन्होंने अपने अकाउंट में ये लिखा है दैट विजयनगर हैज 60 माइल सर्कमफ्रेंस। विजयनगर का टोटल 60 माइल सर्कमफ्रेंस हुआ करता था। ना जो दूसरे इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है अब्दुल रजाक, जो कि एक पर्शियन एम्बेसडर थे। सो उन्होंने ये लिखा है कि विजयनगर जो सिटी है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे आउटस्टैंडिंग, सबसे शानदार सिटी है। तीसरे जो इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है फरनाओ नोजीज। सो वो एक पोर्तुगीज ट्रैवलर थे। सो उन्होंने ये लिखा है कि विजयनगर सिटी में जितने भी पैलेसेस है, सो पैलेसेस में जितने भी वेल्सेस को बनाया गया है, सो सारे ही वेल्सेस में गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल किया गया है। ना जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है डोमिंगो पाइस एंड ये भी एक पोर्तुगीज ट्रैवलर ही थे। सो उन्होंने अपने अकाउंट में ये लिखा है कि विजयनगर सिटी इतना ज़्यादा लार्ज सिटी था, इतना ज़्यादा बड़ा सिटी था कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से पूरी सिटी को नहीं देख सकते हैं। एंड उन्होंने विजयनगर सिटी को रोम सिटी के साथ कंपेयर किया है। विजयनगर सिटी रोम के सिटी के जैसा ही बड़ा था। एंड जो लास्ट फॉरेन ट्रैवलर है उनका नाम है डुआर्टे बारबोसो एंड ये भी एक पोर्तुगीज ट्रैवलर ही थे। सो उन्होंने अपने अकाउंट में अर्बन कोर को डिस्क्राइब किया है। अर्बन कोर में ऑर्डिनरी पीपल के जो हाउसेस है, सो उसके बारे में उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है। सो ये कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो कि विजयनगर एम्पायर के विजयनगर सिटी में विजिट किए थे एंड विजयनगर सिटी के बारे में उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा है। सो इनके अकाउंट से भी हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में, विजयनगर सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। ना नेक्स्ट हमें विजयनगर सिटी के वाटर रिसोर्सेज के बारे में बता रखा है। सो विजयनगर सिटी के पास से ही तुंगभद्रा रिवर फ्लो करता था। सो तुंगभद्रा रिवर ही मेन सोर्स ऑफ वाटर था विजयनगर सिटी के लोगों के लिए। साथ ही साथ विजयनगर सिटी में काफी सारे टैंक्स एंड कैनल्स को भी बिल्ड करवाया गया था फॉर वाटर कंजर्वेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कमलापुरम टैंक एंड हिरिया कैनल। सो इन दोनों ही टैंक एंड कैनल को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, बनाया गया था वाटर कंजर्वेशन के लिए। एंड इसके अलावा पोर्तुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पाइस के द्वारा, राजा कृष्णदेव राय के द्वारा विजयनगर सिटी में जो टैंक को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, सो इस टैंक के बारे में इन्होंने अपने अकाउंट में डिस्क्राइब किया है। ना नेक्स्ट हमें विजयनगर सिटी के फोर्टिफिकेशन यानी कि किलों के बारे में एंड विजयनगर सिटी के रोड्स के बारे में बता रखा है। सो अगेन एक पर्शियन एम्बेसडर थे जिनका नाम था अब्दुल रजाक। सो वो विजयनगर सिटी के फोर्टिफिकेशन से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। सो विजयनगर सिटी में हमें 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स देखने को मिलता है एंड अब्दुल रजाक ने अपने अकाउंट में इन 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट को मेंशन किया है। सो पूरे ही विजयनगर सिटी को लगभग 7 फोर्ट्स यानी कि 7 किलो से घेरा गया था, प्रोटेक्ट करके रखा गया था। सो जो फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन था वो हमें एग्रीकल्चरल लैंड में देखने को मिलता था, यानी कि पूरी ही एग्रीकल्चरल लैंड को भी फोर्टिफाइड किया गया था। जो सेकंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन था वो हमें अर्बन कॉम्प्लेक्स यानी कि अर्बन कोर में देखने को मिलता है। सो अर्बन कोर को भी पूरी तरीके से चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया गया था। जो थर्ड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन था वो हमें रॉयल सेंटर में देखने को मिलता है। सो रॉयल सेंटर को भी चारों ही तरफ से अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड किया गया था किलों से। एंड इवन रॉयल सेंटर्स के अंदर में भी जितने भी मेजर बिल्डिंग्स थे, पैलेसेस थे, सो उन सारे मेजर बिल्डिंग्स को भी बड़े बड़े दीवारों से घेरा गया था। उन सारे मेजर बिल्डिंग्स में भी हमें फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। सो इस तरीके से पूरा ही जो एम्पायर था उसमें हमें
7 लाइंस ऑफ फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। एंड इवन विजयनगर सिटी में जो गेटवेज थे, सो गेटवेज भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए थे। गेटवेज में भी हमें बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चरल फीचर्स देखने को मिलता है। ना नेक्स्ट हमें अर्बन कोर के बारे में बता रखा है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि पूरे ही विजयनगर सिटी में हमें 3 इंपॉर्टेंट सेंटर, 3 इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिलता है। जो पहला इंपॉर्टेंट एरिया या फिर जो पहला इंपॉर्टेंट सेंटर है वो है अर्बन कोर। अर्बन कोर में जनरली विजयनगर सिटी में जो कॉमन पीपल हुआ करते थे वही लोग अर्बन कोर में रहा करते थे। अर्बन कोर में जो रिच ट्रेडर्स हुआ करते थे वो लोग भी रहा करते थे। अर्बन कोर में हमें मुस्लिम पीपल भी देखने को मिलते थे। मुस्लिम पीपल का जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है, उनका जो घर है, उनके घरों का हमें एविडेंस मिलता है अर्बन कोर में। इसके अलावा अर्बन कोर में भी हमें कई सारे श्राइन एंड स्मॉल टेम्पल्स का एविडेंस मिलता है। अर्बन कोर में भी हमें वेल्स, रेन वाटर टैंक्स एंड टेम्पल टैंक्स के एविडेंस मिलते हैं। ना नेक्स्ट हमें रॉयल सेंटर के बारे में बता रखा है। विजयनगर सिटी के साउथ वेस्टर्न पार्ट में रॉयल सेंटर लोकेटेड था। रॉयल सेंटर में हमें लगभग 30 पैलेसेस एंड लगभग 60 टेम्पल्स से भी ज्यादा टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। ना नेक्स्ट अगर हम लोग रॉयल सेंटर्स में कितने सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिले हैं, कितने सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को डिस्कवर किया गया है, उसके बारे में डिस्कस करें। पहला जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है द किंग पैलेस। किंग पैलेस में हमें 2 इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। पहला है ऑडियंस हॉल एंड दूसरा है महानवमी डिब्बा। ना जो दूसरा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है लोटस महल। लोटस महल लोटस की तरह दिखता है, इसी वजह से इस महल का नाम लोटस महल रखा गया है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग लोटस महल में भी एक काउंसिल चैम्बर रहा होगा, एक ऐसा प्लेस रहा होगा जहाँ पे किंग अपने एडवाइजर्स से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। ना जो थर्ड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है हजारा रामा टेम्पल। हजारा रामा टेम्पल किंग्स के द्वारा एंड किंग के फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही यूज किया जाता था। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है एलिफेंट स्टेबल। एलिफेंट स्टेबल में हमें लगभग 11 रूम्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे एलिफेंट्स रहा करते थे। जैसे कि उस टाइम पीरियड के दौरान एलिफेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता था युद्ध करने के लिए। हमें एक ऐसा बिल्डिंग देखने को मिलता है जहाँ पे 11 रूम्स बने हुए थे एलिफेंट्स को रखने के लिए। ये सब कुछ हमें रॉयल सेंटर में देखने को मिलता है। रॉयल सेंटर में जो हमें महानवमी डिब्बा मिला है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग थोड़ा और भी डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। महानवमी डिब्बा हमें रॉयल सेंटर में देखने को मिलता है। महानवमी डिब्बा एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में एक बहुत ही मैसिव प्लेटफॉर्म है। लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का हमें बेस देखने को मिलता है एंड लगभग 40 फीट का हमें हाइट देखने को मिलता है। ये जो बड़ा सा मैसिव प्लेटफॉर्म है जिसको महानवमी डिब्बा कहा गया है, इसका जो बेस था वो लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का था एंड इसका जो हाइट था वो लगभग 40 फीट का था। महानवमी डिब्बा को रिलीजन के साथ भी लिंक किया जाता है, रिलीजन के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। महानवमी से रिलेटेड हमें कुछ रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। महानवमी का लिटरल मीनिंग होता है द ग्रेट 9th डे। नॉर्थन इंडिया में 10 दिनों का एक फेस्टिवल होता है जिसको दशहरा कहा जाता है। उसी सेम फेस्टिवल को बंगाल में दुर्गा पूजा कहा जाता है एंड पेनिनसुलर इंडिया में उसी सेम फेस्टिवल को नवरात्रि या फिर महानवमी कहा जाता है। महानवमी का मतलब होता है द ग्रेट 9th डे। 10 दिनों का ये जो हिंदू फेस्टिवल होता है उसमें जो 9th डे होता है उसी को महानवमी कहा जाता है। उस दिन कई सारे सेरेमनीज को भी परफॉर्म करवाया जाता था, जैसे कि इमेज वर्शिप, भगवान की इमेज को वर्शिप करना, स्टेट हॉर्स को वर्शिप करना एंड एनिमल्स के सैक्रिफाइसेस को करना। इसके अलावा उस दिन डांस एंड रेसलिंग मैचेस को भी परफॉर्म करवाया जाता था। साथ ही साथ हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स एंड सोल्जर्स का प्रोसेशन यानी कि उनका एक जुलूस भी निकलता था, उनका एक यात्रा भी निकलता था। नेक्स्ट हमें सैक्रेड सेंटर के बारे में बता रखा है। विजयनगर सिटी के नॉर्थन एंड में हमें सैक्रेड सेंटर देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि विजयनगर सिटी के सामने से ही तुंगभद्रा रिवर फ्लो करता है। बेसिकली ये जो सैक्रेड सेंटर था ये तुंगभद्रा रिवर के पास में ही था। तुंगभद्रा रिवर के सामने का जो एरिया था वो बहुत ही ज्यादा रॉकी एंड हिली एरिया था। सैक्रेड सेंटर जिस एरिया में लोकेटेड था वो एरिया बहुत ही ज्यादा रॉकी था एंड बहुत ही ज्यादा हिली एरिया था। कुछ लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो जो हिली एरिया था, वहाँ पे रामायण में जो वली एंड सुग्रीव थे, वो लोग उसी हिली एरिया में रहा करते थे। वेरस अगर हम लोग कुछ दूसरे लोकल ट्रेडिशन की बात करें, दूसरे लोकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उस एरिया के जो लोकल मदर गॉडेसेस थी जिनका नाम था पंपा देवी, पंपा देवी ने उन्हीं सारे हिल्स में पेनेंस को परफॉर्म किया था, यानी कि तपस्या किया था लॉर्ड विरूपक्ष को मैरी करने के लिए, उनके साथ शादी करने के लिए। साथ ही साथ कुछ दूसरे ट्रेडिशन से हमें ये भी पता लगता है कि प्री विजयनगर पीरियड में, यानी कि जिस टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर का शुरुआत नहीं हुआ था, उससे पहले उन सारे हिली एरियाज में कुछ जैना टेम्पल्स भी हुआ करते थे। धीरे धीरे टेम्पल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर के रूप में डेवलप हुआ। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग सैक्रेड सेंटर के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात करें, पहला जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है विरूपक्ष टेम्पल, जो कि एक शिवा टेम्पल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है पंपा देवी का टेम्पल या फिर श्राइन। तीसरा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है विटाला टेम्पल, जो कि भगवान विष्णु का एक टेम्पल है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है गोपुरम, जिसका मतलब होता है लार्ज एंट्रेंस गेट।
फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है मंडपास एंड जो सिक्स इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है चैरियट स्ट्रीट। सो अगर आपको इन सारी चीज़ों को और भी अच्छी तरीके से समझना है देन प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक बिल्डिंग को एक्सप्लेन किया है पिक्चर्स के साथ। सो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, तभी आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्लॉटिंग पैलेसेस टेम्पल्स एंड बाजार। सो इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस किस तरीके से विजयनगर सिटी के पैलेसेस टेम्पल्स एंड बाजार को प्लॉट करते हैं, इन सारी चीज़ों के ट्रेसेस को रिकवर करते हैं। सो विजयनगर एम्पायर को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा, साथ ही साथ कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के द्वारा। सो 1980s के टाइम पीरियड के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि विजयनगर सिटी में जितने भी मैच्योर रिमेन्स है, सो उन सारी मैच्योर रिमेन्स को हमें अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करना है एंड उसके थ्रू हमें विजयनगर सिटी के बारे में, विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। सो इस प्रोजेक्ट का जो पहला स्टेप है, सो पहले स्टेप में ये कहा गया कि पूरा ही जो विजयनगर सिटी है, सो पूरे ही विजयनगर सिटी को लगभग 25 स्क्वायर्स में डिवाइड करना है। जो सेकंड स्टेप है, सो सेकंड स्टेप में ये कहा गया कि हर एक जो छोटा छोटा स्क्वायर है, सो अगेन इन सारी छोटे छोटे स्क्वायर के जो एरियाज है उसको अगेन कुछ दूसरे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करना है। एंड जो थर्ड स्टेप है, सो थर्ड स्टेप में भी इसी चीज को रिपीट किया गया। हर एक जो स्क्वायर एरिया है, सो हर एक एरिया को और भी फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करना है। सो इस तरीके से पूरा ही जो सिटी है, सो पूरे सिटी के हर एक एरिया को अच्छी तरीके से स्टडी करना है, हर एक एरिया में एक्सकेवेशन करना है, हर एक एरिया में डिस्कवरी करना है। सो इस प्रोसेस के द्वारा पूरे ही सिटी में हर एक जो एरिया होता था उसमें एक्सकेवेशन किया जाता था, उसको स्टडी किया जाता था एंड ऐसा कोई भी एरिया नहीं होता था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट अच्छी तरीके से स्टडी नहीं करते थे। सो इस प्रोजेक्ट के थ्रू पूरे ही विजयनगर सिटी को अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट को विजयनगर सिटी में जितने भी रोड्स थे, जो पास थे या फिर जो बाजार थे, सो उनके ट्रेसेस मिलते हैं, उनके सबूत मिलते हैं एंड इस तरीके से ही हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पैलेसेस, टेम्पल एंड बाजार को प्लॉट किया जाता है। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इस चैप्टर का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस चैप्टर को और भी अच्छी तरीके से समझना है देन प्लीज वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।